हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेम चैप्टर लुब्रिकेशन में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन। तो इसके तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, सेकंड इज मैकेनिकल लुब्रिकेशन एंड थर्ड इज फोर्स्ड और प्रेशर लुब्रिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जो ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन है, इसके सब क्लासिफिकेशन होते हैं: हैंड लुब्रिकेशन, ड्रॉप फीड कप लुब्रिकेशन एंड विक लुब्रिकेशन। सिमिलरली मैकेनिकल लुब्रिकेशन में सब क्लासिफिकेशन होता है: रिंग लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, स्प्लैश एंड ग्रेविटी लुब्रिकेशन। फोर्स्ड और प्रेशर लुब्रिकेशन के सब क्लासिफिकेशन होते हैं: ड्राई सम्प मेथड एंड वेट सम्प मेथड। तो अभी स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन से। द फर्स्ट वन इज हैंड लुब्रिकेशन। इसके लिए हम ऑयल कैन या ग्रीस गन यूज करते हैं। ये ऑयल कैन या ग्रीस गन दोनों ही हैंड ऑपरेटेड या मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं। तो ये सब ऑयल कैन तो आपने जनरल पर्पस साइकिल शॉप पे या घर में देखा होगा। जनरली इसमें ऑयल टैंक होता है और इसमें अंदर एक प्लंजर लगा होता है जिसका लीवर यहाँ बाहर निकला रहता है। एक हैंडल होता है हाथ से हेल्ड करने के लिए और आगे एक पाइप, डिलीवर पाइप होता है। जब आप इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे थंब से, तो यहाँ डिलीवरी पाइप के आउटपुट पॉइंट से हाई प्रेशर पर लुब्रिकेटिंग ऑयल बाहर आना स्टार्ट करता है, जिससे आप किसी भी सरफेस को लुब्रिकेशन कर सकते हैं। बात करें ग्रीस गन की, तो इधर डायग्राम में एग्जांपल दिखाया गया है। ग्रीस गन को हैंड से हेल्ड करते हैं, फिर यहाँ से फिंगर ग्रिप करते हैं और इधर से यहाँ से फिंगर ग्रिप करेंगे और इधर आपकी पाम रहेगी। तो इधर पाम रहती है एक साइड फिंगर ग्रिप रहती है। तो आप इसको जब प्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बहुत ही हाई फोर्स पर इस हॉज के आउटपुट पॉइंट से, हॉज से बाहर हाई प्रेशर पर ग्रीस निकलना स्टार्ट होता है। तो इस तरह आप ग्रीस से या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट से किसी भी सरफेस की ग्रीसिंग या lubrication कर सकते हैं। So these are the example for hand lubrication. Now the next category for gravity feed lubrication is drop feed cup lubrication. इसमें इस तरह का एक कप होता है जिसमें लिक्विड lubricant फिलअप रहता है और यहाँ पर एक आउटपुट पॉइंट होता है। यहाँ पर एक आउटपुट पॉइंट है, इसमें नीचे की तरफ एक ग्लास का ट्यूब लगा रहता है और वो ट्यूब आगे मेटेलिक कनेक्टर से कनेक्ट रहता है। तो जो ल्यूब ऑयल है वो यहाँ पर ग्लास के थ्रू आपको दिखेगा नीचे जाता हुआ कनेक्टर से, और जहाँ पर आपको जिस सेक्शन की ल्यूब्रिकेशन करनी है इस पूरे सेक्शन को वहाँ उसके ऊपर लगा दिया जाता है या माउंट कर दिया जाता है। ऊपर यहाँ पर एक एडजस्टर लगा होता है जिसमें एक लीवर होता है। इस एडजस्टर से इस लीवर को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, जिससे इसका एंट्री पॉइंट, जो ऑयल का एंट्री पॉइंट है, उसकी ओपनिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पर मिनट कितने ड्रॉप्स फीड होने हैं लुब्रिकेशन के लिए। तो वही यहाँ पर साइड में डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ एक बियरिंग असेंबली है, ये शेफ्ट है, ये बियरिंग असेंबली है और ये हाउसिंग है। इस हाउसिंग में इस जगह ठीक ऊपर बियरिंग के ये ड्रॉप फीड कप लुब्रिकेशन सिस्टम पूरा लगा दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑयल टैंक है छोटा, ऊपर रेगुलेटिंग नट है, अंदर ये लीवर है, रेगुलेटिंग लीवर, और नीचे ये ग्लास साइट है जिससे आपको ऐसे ड्रॉप फॉर्म में जाता हुआ लुब्रिकेंट दिखता है। और ये पूरी असेंबली यहाँ इस जगह पर माउंट कर दी जाएगी। होल करने के बाद बियरिंग हाउसिंग के साथ फिट हो जाएगी और फिर यहाँ से सीधा ड्रॉप इस बियरिंग वॉल पर आकर गिरेगा, जिससे कि इसका ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन होता रहेगा। लुब्रिकेशन होने के बाद जो वेस्ट ऑयल बचता है वो इस ड्रेन होल से, बियरिंग असेंबली के ड्रेन होल से बाहर आ जाता है, इस जगह से ड्रेन आउट कर जाएगा। So that is all about drop feed cup lubrication. Now the next category is wick lubrication. Wick lubrication में एक wick लगी होती है जो ल्यूब ऑयल कंटेनर के अंदर फिट रहता है। ये है मेन विक, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है इधर डायग्राम में लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ ल्यूब ऑयल भरा है कंटेनर के अंदर या ऑयल कप के अंदर, ऊपर से एक कवर्ड है और नीचे की तरफ ये आउटपुट जो है विक का यहाँ आया है। एक सिरा इधर है विक का, एक ल्यूब के अंदर है। तो इधर राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक बियरिंग जर्नल है
जिसके अंदर यहाँ शैफ्ट है और यहाँ ये क्लियरेंस है ऑरेंज कलर का। तो जब आप विक लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो यहाँ से लुब्रिकेंट इस विक से होता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगा क्लियरेंस के अंदर, जो बेयरिंग का क्लियरेंस है, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप लुब्रिकेशन होता रहेगा विक के थ्रू। इसका जो ओरिजिनल डायग्राम होता है वो यहाँ सेंटर में दिखाया गया है। नीचे देखो एक विक लगी हुई है और ये विक अंदर भी गई हुई है मेटेलिक ट्यूब से होते हुए, और इसी ट्यूब के अंदर ऊपर से ओपनिंग करके आप इस ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पर फिल कर देंगे लुब्रिकेंट, और ये पूरी असेंबली इस तरह जनरल बेयरिंग हाउसिंग के ऊपर फिट हो जाती है क्योंकि इसमें नीचे थ्रेड कनेक्टर दिए होते हैं जिससे इसे फिट किया जा सकता है। Now the next is mechanical lubrication, next category. The first subcategory is ring lubrication. इसमें हम बेयरिंग हाउसिंग के अंदर एक शाफ्ट के ऊपर, ये रोटेटिंग शाफ्ट है जिसका हमें लुब्रिकेशन करना है, और इसके ऊपर एक ऑयल रिंग लगा देते हैं। ये रिंग शाफ्ट के साथ साथ रोटेट करती रहती। इसका मतलब अगर शाफ्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट, तो ये रिंग भी क्लॉकवाइज रोटेशन रखेगी, और ये नीचे जो ल्यूब ऑयल रिजर्वायर है उसमें डिप करेगी, फिर ये ऊपर आएगी। तो इस तरह इस रिंग पर ऑयल की एक माइक्रो लेयर लग जाती है। हर बार जब भी ये डिप करेगी एक फ्रेश ऑयल लेयर इस पे आएगी, और ये लेयर फिर जाके ऊपर शाफ्ट को डिलीवर हो जाएगी। इस तरह बियरिंग की जो लुब्रिकेशन है वो कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन होती रहती है। So this is ring lubrication, which is done with the help of a oil ring. Now the next is splash lubrication. Splash lubrication हम तब यूज करते हैं जब मशीन के आरपीएम ज़्यादा होते हैं, तब आप स्प्लैश लुब्रिकेशन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज लो आरपीएम पे स्प्लैश लुब्रिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हायर आरपीएम वाली मशीन्स पर ही यूज किया जाता है। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में एक गियर बॉक्स का, जिसमें एक बड़ा गियर है जो कि सम्प टैंक, जिसमें आप लुब्रिकेंट फिल करते हो, उसे कहते हैं सम्प टैंक। ये बड़ा गियर सम्प टैंक के अंदर डिप होकर चलेगा। तो जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगा इस तरह से, तो यहाँ से ल्यूब ऑयल लगा इसके आउटर पेरिफेरी टूथ्स पर, फिर ट्रांसफर हुआ इधर। तो जब ये ऐसे रोटेशन लेगा ये वाला गियर एंटी डायरेक्शन में, तो इससे स्प्लैशेज निकलेंगे। जो ऑयल है, क्योंकि ये सेकंड गियर जो है, थर्ड गियर और फर्स्ट और थर्ड गियर दोनों ही डिप्ड कंडीशन पे हैं, ये वाला भी और ये भी दोनों डिप कंडीशन में आए हुए हैं। तो ये दोनों ही लुब्रिकेंट के कांटेक्ट में हमेशा रहेगा इनका एक सिरा, और ऊपर वाला जो सिरा है उससे स्प्लैशेज निकलते रहेंगे। ये निकलने वाले स्प्लैशेज जो बाहर का एनकैचमेंट कवर होता है उससे जाकर टकराते हैं, और नीचे की तरफ आते हुए ये सभी कंपोनेंट को वेट लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। सभी पे एक माइक्रो लेयर लग जाएगी सारे कंपोनेंट्स पर। इस तरह स्प्लैश लुब्रिकेशन वर्क करता है। वहीं यहाँ राइट हैंड साइड पे आप एक इंजन में होता हुआ स्प्लैश लुब्रिकेशन देख सकते हैं। नीचे सम्प टैंक है, ये क्रैंकशाफ्ट जब सम्प टैंक के कांटेक्ट में आती है तो ये साथ में लूब ऑयल्स को स्प्लैश कराती है पूरे लोअर सिलेंडर असेंबली में या क्रैंक केस में। तो हर तरफ स्प्लैश होकर लुब्रिकेंट्स अप्लाई हो जाता है, और इस तरह आपको इंडिविजुअल पार्ट का लुब्रिकेशन करने के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं देना होता। जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब पे स्प्लैशेस जाएंगे और उनका लुब्रिकेशन होता रहेगा। The next is splash and gravity lubrication, which is a combination of splash lubrication and gravity lubrication. तो इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कोई अलग से कोई प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। Now the third category, forced और प्रेशर lubrication. इसमें फर्स्ट सब कैटेगरी आती है ड्राई सम्प मेथड। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा मशीन है हमारे पास जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लुब्रिकेशन यूज़ करना हो, यानी कि मशीन के आरपीएम बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसके लिए इफेक्टिव लुब्रिकेशन करने के लिए हमें जो थिकनेस है लुब्रिकेंट की वो बहुत ही लो रिक्वायर्ड है, ताकि उसमें कम से कम लॉसेज हों एनर्जी के। तो ड्राई सम्प मेथड यूज़ करते हैं हम इस केस के लिए। ड्राई सम्प में क्या होता है, यहाँ इंजन का क्रैंक केस दिखाया गया है, यहाँ से ऑयल स्टेनर से होता हुआ इसके वेंजिंग पंप में जाता है।
ये पंप इसको हाई प्रेशर पर आगे लाइन में भेजता है। तो यहाँ से ये प्रेशर से रेगुलेट होता हुआ इधर आता है मेन लाइन में, और फिल्टर से भी फिल्टर होने के बाद मेन लाइन में ही एंट्री लेता है। तो ये दोनों ही तरफ से आ सकता है, एक तो फिल्टर के थ्रू होकर और दूसरा प्रेशर रिलीफ वाल्व से होकर या प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व से होकर। तो दोनों ही कंडीशन में मेन लाइन में जो लुब्रिकेंट है वो इस तरह आएगा, फिर जाएगा सप्लाई टैंक के अंदर, जो एटमॉस्फेयर में उसका वेंट खुला होता है। सप्लाई टैंक में आकर ये तेल यहाँ पर सारा लुब्रिकेटिंग ऑयल इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा आगे एक ऑयल पंप में। ये ऑयल पंप इसको प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज होने के बाद ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व से रेगुलेट होता हुआ एक कांस्टेंट प्रेशर पर ऑयल कूलर के अंदर जाता है। हमेशा याद रखना, जो ड्राई सम्प मेथड होता है उसमें ऑयल कूलर यूज किया जाता है, ताकि हम ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट्स। फिर कूल होने के बाद इस हाई प्रेशर ऑयल को जहां भी रिक्वायरमेंट है, चाहे बियरिंग्स पे है, चाहे सिलेंडर लाइनिंग में है, जहां भी हमें जरूरत होती है वहां पर इसको भेज दिया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को इधर से। बाकी जो ऑयल बचता है वो यहाँ पर यूज होने के बाद, बियरिंग्स में या सिलेंडर लाइनिंग्स में यूज होने के बाद, वापस इस ड्राई सम्प टैंक में सब इंजन क्रैंक केस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, अपने आप वापस इसी जगह आ जाता है। तो इस सब को समझाने के लिए हमारे पास एक वीडियो है, मैं अभी उसको प्ले करता हूँ। Dry sump lubrication is particularly used in racing cars such as the BAC Mono. It has additional components to the wet sump lubrication system. These components include an oil tank with a breather tank. Furthermore, the dry sump lubrication has a cyclone separator and a multi-stage pump. Often there is an oil cooler, which is not shown here for simplicity's sake. The oil is stored in the oil tank. The oil tank is filled from above by a scavenge pump. The line to the breather tank is located at the top of the oil tank. The breather tank is important because air remains in the oil. This air must be able to escape. Baffles ensure that the oil remains in the bottom of the oil tank during extreme cornering. This guarantees that there is always enough oil in the bottom of the tank that can be pumped to the engine. If air is drawn in, the lubricating films in the engine could not be maintained, resulting in excessive wear and tear. The oil tank is connected to the pressure stage of the pump. The oil is pumped by the pressure stage to the oil filter. That helps remove contaminants from the oil. The oil then lubricates the engine parts and drips or flows into the oil pan. The scavenge stage of the pump then sucks the oil out of the oil pan. It is important that the scavenge stage of the pump has a higher output than the pressure stage of the pump. This ensures that the oil tank has always enough oil in it. However, it has the disadvantage that this usually results in an oil-air mixture. The oil-air mixture is pumped to the cyclone separator. The mixture flows in from above. A large part of the air contained in the oil is removed by the cyclone separator. Finally, the oil returns to the oil tank. From here, the cycle starts again. The animation on wet sump lubrication shows the operating principles of the oil filter and the lubrication of bearings and cylinders in the engine. तो इस तरह आपने देखा कि ड्राई सम्प मेथड कैसे वर्क करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेट सम्प मेथड। वेट सम्प मेथड में
हम वेट सम्प मेथड को तब यूज करते हैं जब सब्जेक्टेड टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तब हम उस केस में वेट सम्प मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ड्राई सम्प मेथड है उसमें एयर कूलर यूज करता है, मतलब ऑयल कूलर, जो कि एयर बेस्ड कूलर हो सकता है या फिर वाटर बेस्ड कूलर हो सकता है। तो इसमें ऑयल को ठंडा किया जाता है। वेट सम्प मेथड में कोई भी ऑयल कूलर नहीं होता क्योंकि सब्जेक्टिव टेम्परेचर जो है वो लो रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ भी इंजन क्रैंक केस है जो कि सम्प है जिसके नीचे, यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल रहता है और एक ऑयल स्टेनर से फिल्टर होते हुए यहाँ से ऑयल को ऑयल पंप तक डिलीवर किया जाता है। फिर ये ऑयल पंप सक करने के बाद इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा और हाई प्रेशर पे ऑयल जो है वो मेन लाइन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जबकि जो प्रेशर रेगुलेटर है वो मेन लाइन का प्रेशर मेंटेन करेगा और जितना एक्सेस प्रेशर होगा उसको रिलीज करने के लिए ये बाईपास करा देगा ऑयल को, और बाईपास होकर वो वापस सम्प के अंदर आ सकता है ऑयल। और यहाँ से मेन लाइन में प्रेशर मेंटेन होने के बाद हाई प्रेशर ल्यूब ऑयल आगे फ्लो करेगा बियरिंग्स के लिए या सिलेंडर लाइनिंग्स के लिए या फिर क्रैंक ऑपरेटर के लिए या फिर अनदर जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए। एक लाइन इधर गई है टू द बियरिंग्स और बाकी जो बचता है वो ऑयल फिल्टर से होता हुआ वापस सम्प टैंक में वापस आ जाता है। दिस सिस्टम इज नोन एज वेट सम्प मेथड। तो इसके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है, चलिए वीडियो के थ्रू समझते हैं कि वेट सम्प मेथड कैसे वर्क करता है। Engine lubrication by means of oil is primarily used to reduce friction between moving parts and dissipate heat. In this animation, we want to describe wet sump lubrication using a 4-stroke engine with only one cylinder. In the lower area of the engine is the oil sump in which the oil can be found. The oil pump is responsible for pumping the oil through oil galleries. When the oil has become very hot after several cycles, it is cooled by an oil cooler. The oil is then pumped to the oil filter. Inside the oil filter is a filter that catches the particles in the oil and does not allow them to pass through to the engine. The oil flows from the outside into the oil filter, then runs through the filter, which is made invisible here, and flows through the center tube. Then, the oil flows upwards. The oil flows to the engine where it is used to lubricate the crankshaft bearings. In 4-stroke engines, crankshaft bearings are almost always plain bearings. Unlike roller bearings, which use roller elements to move the inner and outer ring against each other, plain bearings use oil to form a lubricating film. The lubricating film is created by the two contact surfaces that move.
The crankshaft has oil galleries so that the connecting rod bearing can be supplied with oil. In diesel engines, the connecting rod can also have an oil gallery to use the oil for cooling and lubricating the piston and the piston pin. For gasoline engines, on the other hand, the oil, which splashes out of the sides of the bearing, is used to cool and lubricate the piston, pin, and cylinder. Holes can also help to transport the oil to the desired parts and spots. The piston has one or two compression rings and one oil scraper ring. The oil scraper ring is responsible for controlling the oil balance at the piston and the compression rings. Excess oil flows inwards through holes, especially when the piston is running down. Then, the oil can drain down from the piston into the oil sump. Furthermore, the oil is pumped to the camshaft bearings, rocker arms, and valves in order to reduce friction and heat. From here, the oil flows into the oil sump via oil galleries. तो इस तरह वेट सम्प मेथड वर्क करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट. तो इसके लिए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को फोकस करना होता है जब हम किसी लुब्रिकेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं किसी एक पर्पस के लिए. द फर्स्ट इज लुब्रिकेंट शुड बी कैपेबल टू फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन बियरिंग सरफेसेस. लुब्रिकेंट को ऐसे होना चाहिए कि वो एक पतली परत बना सके दो मैटिंग सरफेसेस के बीच या बियरिंग सरफेसेस के बीच. सेकेंड इज विस्कोसिटी. जो विस्कोसिटी है लुब्रिकेंट की वो इस तरह होनी चाहिए कि वो बियरिंग सरफेसेस को वेट कर सके. नेक्स्ट इज फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट. फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो हैं लुब्रिकेंट के they should be higher than the subjected temperature of machine or environment. Then fourth is volatility. Volatility of a good lubricant should be very low, जिससे कि उसमें वाष्पशीलता जिसे कहते हैं वाष्प का फॉर्मेशन ना हो या वेपर्स का फॉर्मेशन ना हो. The next is the lubricating oil used in refrigerators and icing machines should possess a high freezing point. जो भी लुब्रिकेंट हम रेफ्रिजरेटर्स में या आइसिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हायर होना चाहिए -70 या -80 डिग्री सेंटीग्रेड. जो अच्छा लुब्रिकेंट होता है उसमें इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बहुत ही लो होने चाहिए. इमल्सिफिकेशन मतलब कि लुब्रिकेंट की वो प्रॉपर्टी जो उसे वाटर के साथ मिक्सचर क्रिएट करने में हेल्प करती है. तो उसमें वाटर जो है या वाटर वेपर्स जो हैं वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होने चाहिए एज मिनिमम एज पॉसिबल. द नेक्स्ट इज जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं लुब्रिकेंट की वो मिनिमम होनी चाहिए क्योंकि अगर वो एसिडिक हुआ देन इट मे कोरोड द components, subjected components. Then next is oxidation properties of lubricant. ये भी as minimum as possible होनी चाहिए क्योंकि जब कोई lubricant atmospheric air के कांटेक्ट में आता है तो वो फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्मेशन कर सकता है which is not a good property of any lubricant. So this was all about the lubricants. Thanks for listening or watching.